हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 12 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट के बारे में। तो हम फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो आर्टिकल 12 है हम उससे पहले बात करेंगे। आर्टिकल 12 वो मोस्ट टेक्निकल जो आर्टिकल है उनमें से एक है। तो जो सबसे हम देखेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में कि जो एक्सप्रेशन है वो स्टेट का आर्टिकल 12 का वो क्या है। जो आर्टिकल 12 है उसको चैप्टर फंडामेंटल राइट के चैप्टर से बिल्कुल पहले क्यों दिया गया है और फंडामेंटल राइट क्या वो इन्फोर्सेबल हैं प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट। उसके अलावा आस्पेक्ट्स जो आर्टिकल 12 के वो क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 12 क्या है, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ क्या होती हैं। इसके बाद लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो वेरियस जजमेंट हैं वो क्या है, क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में आती है, इसके अलावा क्या बीसीसीआई स्टेट की डेफिनेशन में आती है। तो इन सब के लिए आप हमारी इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको इस वीडियो के जो लेक्चर हैं, इस लेक्चर के नोट्स हैं वो चाहिए तो आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे दे सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट के बारे में प्रोवाइड करवाता है। जो फंडामेंटल राइट हैं वो अमेरिकन मॉडल फंडामेंटल राइट के ऊपर बेस हैं। जो सोर्स है इंडियन फंडामेंटल राइट्स का वो अमेरिका से आइडिया है वो बोरो किया गया है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट हैं वो सिटीजन के लिए फंडामेंटल राइट सिक्योर करने के साथ साथ उसके लिए इफेक्टिव रेमेडी उनकी इन्फोर्समेंट के लिए भी प्रोवाइड कराते हैं। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 13 तक है वो फंडामेंटल राइट को डील करता है। तो फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 12 में जो स्टेट की जो डेफिनेशन दी गई है, स्टेट की डेफिनेशन नहीं है, इंस्टेड स्टेट का जो एक्सप्रेशन है उसको पूरे आर्टिकल समझने के लिए आपको पहले ही अपने माइंड में ये रखना होगा कि जो आर्टिकल है 12 है वो स्टेट वर्ड को डिफाइन नहीं करता है। ये कहता है कि इट ओनली प्रोवाइड दैट द स्टेट इंक्लूड द अथॉरिटी स्पेसिफाइड देयरिन। स्टेट कहती है आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट में जो अथॉरिटी आर्टिकल 12 में दी गई है वो इसमें अथॉरिटी में स्टेट की डेफिनेशन में शामिल होंगी। ये स्टेट वर्ड को इटसेल्फ डिफाइन नहीं करता। तो जो फंडामेंटल राइट हैं वो लिमिटेड हैं स्टेट एक्शन के लिए। इट मीन्स ये दीज आर फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल हैं, वो स्टेट के अगेंस्ट ही इन्फोर्सेबल हैं। ऑल्दो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्या फंडामेंटल राइट हैं वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं या नहीं है। स्टिल कोई भी ऐसी जजमेंट या ऐसा कुछ प्रेसिडेंट नहीं है जो ये कहता हो कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही अवेलेबल हैं। ऑल्दो एक मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, जिसमें ये डिसाइड होना है कि जो फंडामेंटल राइट हैं जो गवर्नमेंट के फंक्शनरी हैं क्या वो उनके खिलाफ वो फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं या नहीं है। ये मैटर अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट पार्लियामेंट है या कोई स्टेट लेजिस्लेचर है, जो भी उनके एक्शन या जो भी उनके लॉज रहेंगे, रूल्स रहेंगे, वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 12 की जो दी गई है। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन के अनुसार इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ फ्री स्टेट, ऑल लोकल अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया। ये डेफिनेशन आपको आर्टिकल 12 में दी गई है। अब इस आर्टिकल को 12 को प्लेस ऑन फंडामेंटल राइट के जो चैप्टर उसके पहले क्यों प्लेस किया गया, तो इसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में इसको क्लियर किया। उनके अनुसार जो ऑब्जेक्ट है फंडामेंटल राइट का वो 2 है। सबसे पहला कि जो प्रत्येक सिटीजन है वो इस पोजीशन में हो, इस हालात में हो कि वो फंडामेंटल राइट को क्लेम कर सके। सेकेंडली जो फंडामेंटल राइट हैं वो ईच एंड एवरी अथॉरिटी के ऊपर बाइंडिंग हो। अब उन्होंने आगे अथॉरिटी को डिफाइन करते हुए कहा है कि जो अथॉरिटी है जिसके पास पावर है लॉ की और जो पावर अपनी गेन करती है लॉ के अनुसार, वो सारी चीज़ अथॉरिटी में आएंगी।
सो ये क्लियर है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश है इंडियन स्टेट में, उसके साथ साथ ये जो अथॉरिटी है या ये जो फंडामेंटल राइट हैं वो डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडी, म्यूनसिपैलिटी, विलेज पंचायत, तालुक बोर्ड के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं, उनके ऊपर भी बाइंडिंग है। तो ये अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, जिसको लॉ के द्वारा लॉ मेकिंग की पावर है या रूल मेकिंग की पावर है या बाय लॉ मेकिंग की पावर है, वो सारी अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट के लिए डेफिनेशन दी गई है, वो सेम ही डेफिनेशन जो आर्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके लिए भी ये सेम आर्टिकल 36 में दिया गया है। आर्टिकल 36 कहता है कि अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3। अब देखते हैं जो आर्टिकल 12 है उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट आता है कि डेफिनेशन है वो आर्टिकल की, वो एक्सप्लेनेटरी नहीं है, रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन नहीं है, बट वो एक एक्सटेंसिव डेफिनेशन है। अब एक्सप्लेनेटरी और रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन क्या होती है, इसके लिए क्राइस ऑन स्टैट्यूट लॉ 7th एडिशन पेज 213 में एक्सप्लेन किया गया कि कोई भी इंटरप्रिटेशन का लॉज जहाँ पे ये किसी वर्ड को एक पर्टिकुलर मीनिंग, एक चीज थिंक के लिए हो, वो डेफिनेशन होती है वो एक्सप्लेनेटरी और रिस्ट्रिक्टिव होती है। और जहाँ कोई इंटरप्रिटेशन का लॉज में डिफाइन है कोई टर्म जिसमें इंक्लूड है, टर्म इंक्लूड है, समथिंग इंक्लूड है, वो डेफिनेशन एक्सटेंसिव होती है। इट मीन्स जो आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा व्याख्यात्मक नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन नहीं है, वो एक ओपन डेफिनेशन है, पूरी एक एक्सटेंसिव डेफिनेशन है। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट आता है आर्टिकल 12 का, वो कहता है कि डेफिनेशन जो है वो एक्सप्रेशन है स्टेट का, ये टर्म नहीं है स्टेट के लिए, या स्टेट के लिए टर्म नहीं है। आर्टिकल जो 12 है वो यूज़ करता है वर्ड इंक्लूड को। अब इंक्लूड में आप जो कुछ आपको डेफिनेशन में आप एक डेफिनेशन में आप एक रिस्ट्रिक्टिव होती है, आप उसमें डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इंक्लूड जो एक्सप्रेशन है उसमें आप जो चीज़ आप डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें ऑर्डिनरी लीगल सेंस में नहीं कह सकते, वो आप इसमें इंक्लूड करते हैं। तो आर्टिकल 12 है वो एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है। जो आर्टिकल 12 है वो कहता है कि जो आर्टिकल 12 है वो एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है, और जो टर्म के लिए है, जैसे सेक्शन 3 है, क्लॉज 58 है, वो जर्नल क्लॉजेस एक्ट है, या आर्टिकल 152 है, या आर्टिकल 308 है, वो डिफाइन करता है टर्म को। आर्टिकल 12 करता है एक्सप्रेशन को डिफाइन। इसका जो डेलिब्रेट यूज था एक्सप्रेशन का आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में, उसका जो पर्पस था वो पर्पस सिर्फ इतना था कि जो ऑर्डिनरी या कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में एक इंडिपेंडेंट या सॉवरेन स्टेट में वो सारी चीज़ इंक्लूड की जा सके जो अदरवाइज इस आर्टिकल 12 में एक रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं की जा सकती थी। अब थर्ड जो एलिमेंट है, इट इज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये जो एक्सप्रेशन है स्टेट का आर्टिकल 12 में, इसका जो पर्पज है ये सिर्फ पार्ट 3 और पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अदर प्रोविजन पे एक्सटेंड या एप्लीकेबल नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फंडामेंटल राइट है वो प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल हो सकते हैं? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2005 में एक डिसीजन किया, बिन्नी वर्सेस सदाशिवन। इसमें जो प्राइवेट एम्प्लॉय है एक, उसने अपना टर्मिनेशन है वो चैलेंज किया। कंपनी ने दूसरी तरफ से आर्ग्यू किया कि वह एक प्राइवेट कंपनी है और जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके लिए वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आ सकती और इसके लिए कोई भी इसको रिट जुरिस्डिक्शन में नहीं लाया जा सकता, उसको कोई भी डायरेक्शन पास नहीं की सकती। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो मैंडामस है वो किसी भी अगेंस्ट प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट जारी की जा सकती है, चाहे वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती, बट क्योंकि ये जो टर्मिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट था ये एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसलिए जो एग्रीव्ड है उसको सिविल लॉ या लेबर लॉ के अंडर ही अपने को इन्फोर्समेंट
करवानी पड़ेगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्टार एंटरप्राइजेस वर्सेस सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो 30 अप्रैल 1990 को डिसाइड हुआ था, इसमें हेल्ड किया था कि प्राइवेट बॉडी है वो अगर वो एज एजेंसी स्टेट के काम कर रही है तो उसको स्टेट की डेफिनेशन में माना जाएगा। अब जो एक्सप्रेशन है स्टेट, इसमें इंक्लूड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, ऑल लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल लोकल अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑल अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो फर्स्ट 4 कैटेगरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, इसको समझना आसान है क्योंकि इसमें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे जो डिपार्टमेंट है वो इसमें आते हैं, तो जो इसकी डेफिनेशन है वो वेरी क्लियर एंड एक्सप्लेनेटरी, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती। डिफिकल्टी आती है जो लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन को समझने में। तो इसके लिए जो लोकल अथॉरिटी की जो डेफिनेशन है, सबसे हम पहले बात करेंगे लोकल अथॉरिटी की। जो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 क्लॉज 31 में, जनरल क्लॉसेस में, जिसमें लिखा गया है लोकल अथॉरिटी मीन्स ए म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, body of a port commissioner, other authority legally entitled or entrusted by the government with the control or management of a municipal or local fund। Although ये डेफिनेशन क्लियर है बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने इन आरसी जैन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरसी जैन में लोकल अथॉरिटी के कुछ करेक्टरिस्टिक नोट किए, जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए अथॉरिटी की लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि डीडीए लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती है। जो करेक्टरिस्टिक थे वो आरसी जैन केस में वो थे कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, जो फंक्शन एरिया वो डिफाइंड होना चाहिए, और होली और पार्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके इलेक्शन के थ्रू वो अथॉरिटी इलेक्ट की हुई चाहिए। उसके अलावा जो सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनोमसी है उसके पास कुछ फ्रीडम हो जो उसकी रिलेटिंग पॉलिसी रिलेटिंग वो क्वेश्चन के अपने डिसीजन ले सके। उसके बाद जो काम उसको दिया गया है उस अथॉरिटी के पास है क्या वो गवर्नमेंट लाइक काम है। तो उसके बाद जो वो फंड रेज कर रहे हैं वो अपनी फर्दर एक्टिविटी के लिए वो फंड रेज करने की पावर उनके पास है, जैसे कि वो टैक्स रेज कर रहे हैं, चार्जेस लगा रहे हैं, फीस लगा रहे हैं। अगर ये सारे करेक्टरिस्टिक हैं तो कोई भी अथॉरिटी जिसके पास ये करेक्टरिस्टिक हैं वो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं अदर अथॉरिटी की, जिसे इंस्ट्रूमेंटलिटीज और एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिटीज और एजेंसी की डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में नहीं दी गई, ये जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ही इसको इंटरप्रिटेशन हुई है। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि इंस्ट्रूमेंटलिटी टू मीन्स और ए मीन्स और एजेंसी थ्रू विच ए फंक्शन ऑफ एनदर एंटाइटी इज इनकम्प्लीटेड सच एज ए ब्रांच ऑफ ए गवर्निंग बॉडी। कोई गवर्निंग बॉडी की जो ब्रांच है जिसके थ्रू एक एंटाइटी अपना काम दूसरी एंटाइटी से एजेंसी से करवाती है उसको हम इंस्ट्रूमेंटलिटी बोलते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांताबाई जो 1 मई 1953 को डिसाइड हुआ था, इसमें क्वेश्चन था क्या मद्रास यूनिवर्सिटी अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएगी, स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। तो इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने जो प्रिंसिपल था वो एप्लीकेबल किया था कि जो प्रिंसिपल था ई जसदम जेनरिस विद द गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। जो गवर्नमेंट और जो लेजिस्लेचर है जो उसकी बॉडी है वो ऑलरेडी जो करेक्टरिस्टिक पार्लियामेंट के यहाँ पास हैं वो उसके लाइक उसके करेक्टर हैं तो वो अदर अथॉरिटी में आएगी, अदरवाइज वो अदर अथॉरिटी में नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास प्योरली एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी और ये अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। उसके अलावा जो मेजर केस डिसाइड हुआ था वो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जयपुर वर्सेस मोहनलाल जो डिसाइड हुआ था 3 अप्रैल 1967 को। इस केस में जो रिस्पोंडेंट था मोहनलाल वो उसको टेम्परेरली अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पोस्ट किया गया था। उसके बाद उसको पीडब्ल्यूडी पे डेपुटेशन पे भेजा गया। जब वो पीडब्ल्यूडी से वापस आया तो उसको प्रमोशन डिनाई किया, जिसको लेके उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो हाई कोर्ट में अपील में जो अपील हुई थी उसके बाद जब जो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने प्ली ली कि वह स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता, स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि बोर्ड अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आता है तो इसके लिए अप्रोप्रिएट डायरेक्शन है वो दी जा सकती हैं।
एक्सप्रेशन है जो अदर अथॉरिटी को इंक्लूड किया है कि वो जो एक्सप्रेशन है वो वाइड एनफ है, उसमें किसी भी अथॉरिटी को जो स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएट की गई हो, जिसके पास ये पावर है, गवर्नमेंट की तरफ से पावर दी गई है क्वासी और गवर्नमेंटल फंक्शन के लिए, और जो फंक्शन है वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो रहा है और उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो सब अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएगा। और जो प्रिंसिपल था इजस्तम जेनरिस, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उसको कोर्ट ने कहा कि ये प्रिंसिपल वहीं लग सकता है जहां पे कोई डिस्टिंक्ट जेंसेस और कोई ऐसी कैटेगरी है जो उस प्रीवियस बॉडी जैसे स्टेट या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू उसके तरह कोई डिस्टिंक्ट उसके करेक्टरिस्टिक हैं, तभी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो सकता है। ये टोटली डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है तो इसलिए ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं हो सकता। उसके बाद साहबजी तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि डिसाइड हुआ था 21 फरवरी 1975 को। इसमें क्वेश्चन था क्या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वो अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आता है? तो इसके लिए कोर्ट ने हेल्ड किया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है वो अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आता, तो इसलिए इसके अगेंस्ट आर्टिकल 40 के अगेंस्ट इनको इन्वोक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के, लाइफ इंश्योरेंस के, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के करेक्टरिस्टिक हैं, उसके लाइक इसके करेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत है, तो ये अदर की डेफिनेशन है। सेम डे पे सेम बेंच ने जो दूसरा केस डिसाइड किया था सुखदेव सिंह भागरतरम, जो सेम डेट 21 फरवरी 1975 को डिसाइड हुआ था, उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इंडस्ट्रियल फायर कंडीशन है, वो अदर अथॉरिटी की एक्सप्रेशन में आता है, तो इसीलिए वो स्टेट है। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकती, उसको काम करने के लिए एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करती है तो वो अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती है और वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है। कब ये कॉर्पोरेशन कुड बी सेड टू बी इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द एजेंसी, एक कॉर्पोरेशन है, कब वो इंस्ट्रूमेंटलिटी या एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट कह सकते हैं। ये केस डिसाइड हुआ था आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल रिपोर्ट, जो 4 मई 1979 को डिसाइड हुआ था। इसमें एक टेस्ट हेल्ड किया था, क्या अगर वो टेस्ट होता है, उसके टेस्ट में कुछ वो पैरामीटर्स आते हैं तो वो अथॉरिटी एक एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी होगी। क्या था ये टेस्ट? ये था एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से सारा एंटायर शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल होगा उसके ऊपर। क्या ये भी देखा जाएगा क्या जो कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर स्टेट के द्वारा जो उसकी मोनोपोली है वो स्टेट के द्वारा प्रोटेक्टेड है। इसके बाद क्या वो जो फंक्शन कर रही है वो पब्लिक कॉर्पोरेशन, पब्लिक लाइक फंक्शन है, गवर्नमेंट के लाइक फंक्शन है। या फिफ्थ है कि इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू ए कॉर्पोरेशन, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफर होता है कॉर्पोरेशन में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव फैक्टर है कि वह कॉर्पोरेशन है वो इंस्ट्रूमेंटलिटी और गवर्नमेंट है। अब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या स्टेटस है? ये जो टेस्ट आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल अथॉरिटी में ये हुआ था रीफॉर्मुलेटेड 2 साल बाद अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजैब के केस में, जो 13 नवंबर 1980 को डिसाइड हुआ था। इसमें क्वेश्चन था क्या इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था श्रीनगर का, वो क्या स्टेट की डेफिनेशन में, अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आता है? तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कॉलेज है तो इसीलिए ये स्टेट की डेफिनेशन में आता है। तो जो आर.डी. शेट्टी में टेस्ट हेल्ड किया था उसको कोर्ट ने रीसमराइज्ड किया कि एंटायर शेयर कैपिटल अगर है तो वो गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है उसको स्टेट से मिलती है, क्या कॉर्पोरेशन है जो एंजॉय है वो मोनोपोली है, उसकी स्टेट प्रोटेक्टेड मोनोपोली है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल है उसके ऊपर, जो फंक्शनिंग है वो कॉर्पोरेशन की वो पब्लिक इंपॉर्टेंस की फंक्शनिंग है या गवर्नमेंट के लाइक वो उसकी फंक्शनिंग है जैसे कोई गवर्नमेंट का फंक्शन करती है। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है अगर वो ट्रांसफर होता कॉर्पोरेशन है तो ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि वह इंस्ट्रूमेंटलिटी है। इफ ऑन द कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन के बाद कोई ये जो रेलेवेंट फैक्ट है वो फाउंड होते हैं किसी कॉर्पोरेशन में कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं तो वो एक इंस्ट्रूमेंटलिटी या एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट माना जाएगा। तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस है
उसको स्टेट के तौर पे जो आर्टिकल है उसको स्टेट आर्टिकल की डेफिनेशन में माना जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट केस डिसाइड हुआ था वो था सुप्रीम कोर्ट का जो प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल्स जो 16 अप्रैल 2002 में हुआ था। इस केस में साहिबजीत तिवारी के केस को रिकंसीडर किया गया था। रिकंसीडरेशन के लिए ये केस आया था। क्वेश्चन वही था, क्या CSIR अदर अथॉरिटी आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस केस को रिवर्स किया, साहिबजीत तिवारी केस को रिवर्स किया, उसको रिकंसीडरेशन के लिए भेजा। तो हेल्ड ये क्या कि जो टेस्ट था वो अजय हाशिया केस में फॉर्मुलेट हुआ था, वो एक रिजिड टेस्ट नहीं था, वो एक बहुत रिजिड नहीं था कि वह अगर कोई उसकी डेफिनेशन में नहीं आएगा तो वो स्टेट की डेफिनेशन में भी नहीं आएगा। तो इट मीन्स अगर इसके बाद भी कोई जैसे करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि क्या वो बॉडी है वो फाइनेंशियली, फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो डोमिनेट है गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो अगर कोई कंट्रोल, ऐसा कोई कंट्रोल किसी बॉडी के ऊपर है तो वो कंट्रोल पूरी तरह से होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई कंट्रोल मिलता है तो वो जो बॉडी है, कॉरपोरेशन है, वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। दूसरी तरफ ये कहना कि सिर्फ गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है उसे स्टेट किसी स्टैट्यूट के अंदर किसी अदरवाइज, ये सिर्फ मेरे फैक्ट की रेगुलेट हो रहा है, वो अथॉरिटी की, अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था जो CSIR है वो अदर अथॉरिटी और स्टेट की डेफिनेशन में आ रहा है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या BCCI है वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है। तो इसके लिए जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2 फरवरी 2005 में डिसाइड किया था, उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था क्योंकि BCCI है जो फाइनेंशियली है, फंक्शनली है, एडमिनिस्ट्रेटिवली है, वो डोमिनेटेड नहीं है, ना तो वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है, तो इसीलिए वो स्टेट नहीं है, स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती। तो उसके बाद ये क्वेश्चन फिर से राइज हुआ, क्या क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार वर्सेस बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट 2015 में ये केस आया, इसमें भी कोर्ट ने जो जी टेलीफिल्म वाला केस था उसको रीअफर्म किया और बोला कि ये केस है वो BCCI है वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। तो उसके बाद लोकल और अदर अथॉरिटी है जो आउटसाइड इंडिया हैं बट वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर हैं, वो क्या लोकल अथॉरिटी में आते हैं। तो वो सारी लोकल जो अदर अथॉरिटी हैं जो आउटसाइड इंडिया हैं बट उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट आएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन, वेदर स्टेट इंक्लूड जुडिशरी। तो नहीं, जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। आप जुडिशरी का कोई भी जो ऐसा ऑर्डर है फंडामेंटल राइट के अंदर ऑर्डर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू, कोर्ट के थ्रू ही उसको हायर अथॉरिटी में चैलेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा स्टेट बीइंग शेयर होल्डर इन, अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट ने अपना शेयर लगाया है, शेयर होल्डर है, क्या वो स्टेट की कैटेगरी में आता है। तो आंसर है नो। ऐसा कोई भी अगर, क्योंकि आजकल जो समय है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का समय है, तो कोई भी अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट अपना शेयर लगाती है तो वो स्टेट के प्रीव्यू में नहीं आता। इसके अलावा ये कुछ अथॉरिटी हैं जिसको स्टेट के अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में स्टेट में इंक्लूड किया गया है। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैसूर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यूपी वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, PGI चंडीगढ़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। ये जो सारे इंस्टीट्यूट हैं ये अदर अथॉरिटी और स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।